नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। बेटा लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशन को डिस्कस किया था और एक नोट भी पढ़ा था। ओके, और एक एग्जांपल भी हमने सोल्व किया था। अब आज की क्लास में हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। किसी भी चैप्टर में प्रॉपर्टी क्यों पढ़ते हैं कि हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी हो और हमारा टाइम रिड्यूस हो, है ना, हमें टाइम कम लगे और हमारा आंसर जल्दी आ जाए। अब जो आपका जो डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ये प्रॉपर्टी आप किसी भी ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल कर सकते हो, बट जो हमारे सिलेबस में है वो ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 के लिए है। तो हम ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 में डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी एप्लीकेबल कर सकते हैं। अच्छा, जब हम ऑर्डर 3 में आपको डिटर्मिनेंट सोल्व करना बताया था, तो हम जिस रो में या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो थे उसके रिस्पेक्ट में हम उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते थे। तो हम प्रॉपर्टी का यूज़ करके, अगर किसी क्वेश्चन में जीरोस नहीं है तो हम प्रॉपर्टी का यूज़ करके ज़ीरो बना भी सकते हैं। ओके, तो 1 बाय 1 हम प्रॉपर्टी देखते हैं। ओके, सो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर किसी डिटर्मिनेंट की रोज और कॉलम को आप एक दूसरे से इंटरचेंज कर देते हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 6 दिया गया है, इसमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया है ना। इस डिटर्मिनेंट का मैं एक्सपेंड कर देता हूँ अलोंग R2, क्योंकि इसमें एक ज़ीरो है ना। C2 के रिस्पेक्ट भी कर सकते हो, मैं R2 के लिए कर रहा हूँ। सो ये पोजीशन A21 है ना। अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा बेटा, A21 के लिए -1 और फिर 6। अच्छा, तो ये 6 जिस रो और कॉलम में आ रहा है वो हट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -3, 5 और -7। ये ज़ीरो के लिए नहीं करेंगे, और तो ये A21, A22, ये A23, तो फिर -1 आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट -1 लिख दिया इंटू 4, और ये 4 जिस रो और कॉलम में आ रहा है वो हट जाएगा। तो क्या बचेगा, 2, -3 और 1 और 5। ओके, सो डिटर्मिनेंट ये -6। अच्छा, इसको सोल्व करो तो बेटा ये कितना आएगा, 21 - 25, यहाँ पे -4, और ये आ जाएगा 10 माइनस और माइनस माइनस +3। सो डिटर्मिनेंट यहाँ से कितना आ जाएगा, -6, 21 - 25 -4 इंटू 13। सो ये आ जाएगा +24 -52। ओके, सो 12 में से 4 8 और 4 में से 2 जाएगा 2। सो माइनस का 28 आएगा डिटर्मिनेंट। अब ये तो मैंने लिया है ना। अब ये तो मैंने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली। वो बोल रहा है कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट की रोज और कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज करते हो, सो यहाँ लिखते हैं कि इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स ओके ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, अब इसको तो नया डिटर्मिनेंट आ जाएगा। मान लो कि वो डिटर्मिनेंट 1 आया। अब इसकी जो रोज थी उसको मैंने कॉलम में लिखा है ना। फर्स्ट रो को मैंने कॉलम में लिखा, सो 2 - 3 5। सेकेंड रो को मैंने कॉलम में लिखा 6 0 4, और थर्ड रो को मैंने कॉलम में लिखा है ना। देखो 2 - 3 5, 6 0 4 और 1 5 - 7। फिर से मैं अलोंग R2 ही करता हूँ, एलिमेंट चेंज हो गए वैसे। एक्सपेंड अलोंग R2। ओके, सो डिटर्मिनेंट 1। अच्छा, ये A21 है तो माइनस प्लस हो जाएगा है ना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, चलो ठीक है आप लिख देता हूँ। ये -1 है और ये -3 है। अच्छा, इसके लिए ये -3 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको छिपाएंगे, तो 6 1 4 और -7 बचेगा। ये 0 के लिए कुछ नहीं आएगा, फिर -1 आएगा, और फिर 5 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको छिपाएंगे, सो 2 6 5 4 आएगा। ओके, सो यहाँ से डेल्टा 1 -1 और -3 प्लस का 3, यहाँ से माइनस का 42 है ना। 6 माइनस का 42 और माइनस का 4 माइनस का 5, 2 × 4 8 और 6 × 5 30 आ जाएगा। सो यहाँ से डेल्टा 1 3 × -46 -5 और माइनस का 22 आ जाएगा। सो यहाँ से 3 × 6 18, 3 × 4 12 प्लस 1 13, सो -138, और ये माइनस माइनस प्लस 5 × 2 10, 5 × 2 10 प्लस 1 11। तो देखो डेल्टा 1 की वैल्यू -28, और यहाँ से डेल्टा की वैल्यू भी -20। अब आप देखो ये एक डिटर्मिनेंट था
है ना। तो इस डिटरमिनेंट को जब मैंने सोल्व किया तो इसकी वैल्यू -28 आई, बट फिर इसी डिटरमिनेंट की रोज और कॉलम को मैंने एक दूसरे से इंटरचेंज किया तो मेरी वैल्यू फिर से -28 आई। तो एक प्रॉपर्टी ये है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में रोज और कॉलम को चेंज करना हो तो आप कर सकते हो, उससे डिटरमिनेंट अनइफेक्टेड रहता है, उसकी वैल्यू अनइफेक्टेड रहती है। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या सीखी कि अगर किसी डिटरमिनेंट की रोज और कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है। अच्छा, एक पॉइंट और मैं यहाँ से आपको ये बोल सकता हूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया, आप नोट कर लेना इसको। अब मैं यहाँ से एक पॉइंट और ये आपको बोल सकता हूँ, ये कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि बेटा अगर अच्छा, आपको मैंने मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ाया था और मैंने ट्रांसपोज पढ़ाया था। ट्रांसपोज क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज करना, और यहाँ प्रॉपर्टी 1 में यही तो कर रहे हैं, है ना, रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रह रही है। इसका मतलब है कि हमने डिटरमिनेंट का क्या निकाला, ट्रांसपोज निकाला। तो यहाँ से हम एक ऑब्जर्वेशन और बोल सकते हैं कि अगर आपके पास, जैसे मान लो कि ये ए डिटरमिनेंट था, तो अगर आपके पास डिटरमिनेंट ए है और अगर आपने उसकी वैल्यू निकाली तो वो वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगी। ओके, ये पॉइंट इसी में इंक्लूड कर लेना कि अगर आपके पास कोई एक डिटरमिनेंट है और अगर आपने उसकी वैल्यू निकाली और उसी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज ले, ट्रांसपोज का मतलब ही तो होता है रो और कॉलम को इंटरचेंज करना, और फिर उसका ट्रांसपोज लिया और उसकी भी वैल्यू निकाली तो दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। तो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज, इसको टी भी लिखते हो डेज भी लिखते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, इसको नोट करो, फिर आगे पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 1 हमें देखिए, प्रॉपर्टी 2 देखें, इसमें लिखा है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। वो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास एक डिटरमिनेंट है और अगर आप उस डिटरमिनेंट की किन्हीं भी 2 रोज और किन्हीं भी 2 कॉलम्स को अगर एक दूसरे से इंटरचेंज करते हो, है ना, तो वो बोल रहा है कि साइन, डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है ना। या तो 2 रो एक दूसरे से इंटरचेंज हो रही हो या 2 कॉलम एक दूसरे से इंटरचेंज हो, दोनों में एप्लीकेबल है। या तो 2 रो को अगर आप इंटरचेंज कर रहे हो या किन्हीं भी 2 कॉलम एक दूसरे से इंटरचेंज कर रहे हो तो उस डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। तो देखो जो एग्जाम्पल नंबर 6 मैंने सोल्व किया था उसका आंसर -28 आया था, ये आ गया था। अब मैं क्या करता हूँ कि इस डिटरमिनेंट में किन्हीं 2 रो को चेंज कर देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि जो नया आंसर आएगा उसका साइन चेंज होकर आएगा। देखो यहाँ पे ये एग्जाम्पल 6 से मैंने सोल्व करके बताया, इसका आंसर -28 आया। अब अगर मैं इसमें R1 को R2 से इंटरचेंज करता हूँ, इसका क्या मतलब होता है बेटा कि रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज करना, है ना, रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज करना। तो आप चेंज करो इसको, तो रो 2 ऊपर आ जाएगी तो 604 और रो 1 नीचे आ जाएगी 2 - 3 5 और 1 रो 3 तो सेम रहेगी। ओके, अब यहाँ से आप एक्सपेंड कर दो अलोंग R1। ओके, क्योंकि इसमें एक 0 आ रहा है, आप C2 भी कर सकते हो। तो ये A11 पोजीशन होती है तो +1 आ जाएगा और फिर 6 आ जाएगा। ये जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको हटा दोगे तो यहाँ से -3 5 5 -7 आ जाएगा। 0 के लिए नहीं करेंगे, ये A12 होता है और ये A13 पॉजिटिव 1 आ जाएगा और फिर 4 आ जाएगा और 4 के लिए ये आ जाएगा 2 -3 1 और 5। ओके, इसको सोल्व कर लो बेटा। तो 6 यहाँ पे 21 - 25 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का 4 10 + 13 आ जाएगा। तो Δ1 कितना आ जाएगा 6 × -4 + 4 × 13। तो Δ1 आ जाएगा -24 + 52। इसको सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा +28। ओके, तो इसका मतलब है कि Δ1 किसके इक्वल है, -Δ के इक्वल है। ओके, तो यहाँ से आपको क्या, अगर आप किन्हीं, मैंने तो 2 रो को इंटरचेंज किया, अगर आप किन्हीं 2 कॉलम को भी एक दूसरे से इंटरचेंज करोगे ना तब भी आपको साइन चेंज ही मिलेगा। तो मैं यहाँ से आपको एक ऑब्जर्वेशन ये बोल सकता हूँ कि बेटा अगर आपके पास, इन जनरल बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास एक डिटरमिनेंट A है, ओके, और उसमें A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 एलिमेंट है ना। चलो इनको छोड़ो, अपन दूसरा डिटरमिनेंट ले लेते हैं, जैसे 2 6 8 7 9 8
और 5 6 7, है ना, ये डिटर्मिनेंट है। आप चाहते हो कि आप रो 1 और रो 2 को एक दूसरे से इंटरचेंज करो, तो आप लिखोगे यहाँ कि R1 को मैंने R2 से इंटरचेंज किया, और फिर जो आपका नया डिटर्मिनेंट आए आप ऐसे लिखोगे कि माइनस साइन लगा दोगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट की किन्हीं दो रो को चेंज करने पर डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है ना, तो साइन चेंज कर दोगे, है ना, पहले माइनस लगा दोगे और फिर एक दूसरे से इंटरचेंज कर दो। तो रो 2 को ऊपर ले जाओ, 7 9 8 2 6 8 और 5 6 7, और फिर आप आगे सोल्व करो इसको। ऐसे यूज करते हैं प्रॉपर्टी का। अगर आपको किन्हीं दो रो को चेंज करना है तो माइनस का साइन लगा दो और चेंज कर दो, है ना। अगर आपको अगर सभी रोज और कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज करना प्रॉपर्टी 1, तो आप इंटरचेंज कर सकते हो, वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आता है। ओके, बट वहाँ लिखना पड़ेगा कि चेंजिंग रोज एंड कॉलम, है ना, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। ओके, तो ये प्रॉपर्टी 2 थी, है ना। ऐसा अगर आपको इन दो रो को करना है तो मैंने चेंज कर दिया और माइनस का साइन लगा दिया, क्योंकि किन्हीं भी दो रोज, किसी भी डिटरमिनेंट की किन्हीं दो रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने पे साइन चेंज हो जाता है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 थी, नोट करो इसको। थर्ड प्रॉपर्टी देखो बेटा, इजी है ना, हम अभी समझ लेते हैं इसको। इसमें लिखा है कि अगर इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। अगर किसी डिटर्मिनेंट की किन्हीं भी दो रोज और किन्हीं भी दो कॉलम्स के सारे एलिमेंट सेम है, देन उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यहाँ पे जो रो 1 है और जो रो 3 है, इसके सारे एलिमेंट सेम है। देखो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3। इसका मतलब है कि इसका आंसर 0 है, बिकॉज यहाँ रीजन लिख दोगे, बिकॉज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, है ना। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, बस रीजन दे दो कि बिकॉज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। हमने प्रॉपर्टी का यूज किया, इसका आंसर 0 है, बिकॉज किन्हीं भी दो रो के सारे एलिमेंट यहाँ पे सेम है। अगर यहाँ पे दो कॉलम भी हो सकते हैं जिनके एलिमेंट सेम हो। आज मैं लास्ट बार सोल्व कर देता हूँ कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रोज और कॉलम सेम है तो उसका आंसर 0 आएगा। बट फिर भी मैं आपको प्रूव करके बता देता हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, आज के बाद आप नहीं करोगे। अगर ऐसा आता तो आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे, है ना। मैं अलोंग R1 कर रहा हूँ। ओके, तो अलोंग R1 करूँगा तो ये A11 पोजिशन तो +1 आएगा, और फिर 3, और ये आ जाएगा 2 3 2 3। फिर यहाँ पे A12 तो -1 × 2, और इसके लिए आ जाएगा 2 3 3 3, है ना, 2 3 3 3। फिर ये A13 तो +1 और फिर 3, और इसके लिए आ जाएगा 2 2 3 2। ओके, तो ये 1 × 3 3, इसको सोल्व करो, 6 - 6 और ये माइनस का 2, ये आ जाएगा 6 - 9 प्लस का 3, और ये आ जाएगा 4 - 6। तो ये तो 3 × 0 0 माइनस 6 - 9 कितना आ जाएगा, माइनस का 3 -3 × -2 प्लस का 6 आ जाएगा, और +3 और 4 - 6 -2। तो यहाँ पे देखो 6 - 6 0। तो सोल्व करने पे भी आपको 0 ही मिलेगा, तो क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और डायरेक्ट बोलेंगे कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रोज या कोई दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो उसका आंसर हमेशा 0 आता। जैसे यहाँ पे दो रोज आइडेंटिकल थी, अगर डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा हो 1 6 7 2 8 9 1 6 7, तो यहाँ C1 एंड C3 आइडेंटिकल है ना। यहाँ पे C1 एंड C3 आइडेंटिकल है, तो आप बोलोगे कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। सोल्व करके देखना, आंसर 0 ही मिलेगा आपको। ओके, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 थी, इसको नोट करो। फोर्थ प्रॉपर्टी देखें, यहाँ पे लिखा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। ओके, वो ये बोल रहा है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या कॉलम से अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी वैल्यू भी उसकी कांस्टेंट के उतना टाइम इक्वल आती है। जैसे एक बात सुनो मेरी, आपको मैं एक डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ 2 3 4 और 7, है ना, ये डिटर्मिनेंट लिया। बेटा इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 7 14 -3 × 4 12, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि मल्टीप्लाइड बाय 2 इन रो 1, है ना। अगर आप रो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करते हो तो 2 × 2 4, 2 × 3 6,
है ना, फिर ये तो सेम रहेगा, है ना, ये तो सेम रहेगा। तो अब इसकी वैल्यू निकालो, 7 × 4 28 माइनस 6 × 4 24। तो यहाँ से नया डिटर्मिनेंट कितना आया, देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट A1 मान लो इसको, तो ये 4 आया। मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि डिटर्मिनेंट A1 इज इक्वल टू 2 टाइम डिटर्मिनेंट A। तो वो यही बोल रहा है कि आप जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब अगर आप किसी कांस्टेंट में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी उसमें 3 का, जो उसका आंसर था उसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ये डिटर्मिनेंट में इसका वैल्यू, इसका आंसर 2 आ रहा है, अब वो बोल रहा है कि रो 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आएगा वो 4 आ जाएगा। अब वो सिर्फ रो 1 नहीं, किसी भी एक रो या कॉलम में, अगर रो 1 में किया तो भी ये आएगा, रो 2 में किया तो भी आएगा, कॉलम 1 में किया तो भी आएगा, कॉलम 2 में किया तो भी आएगा। एक टाइम पर एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। अब मैं आपको स्केलर से, ये तो समझ में आ गया ना, पॉइंट तो मैंने समझा दिया। अब मैं आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में थोड़ा डिफरेंस क्या होता है मल्टीप्लाई करने का स्केलर से वो बताता हूँ। बेटा जब हम मैट्रिक्स चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने मैट्रिक्स में आपको ये बताया था कि अगर किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से उस कांस्टेंट इस स्केलर का मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे एक मैट्रिक्स ए है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको इस मैट्रिक्स में के का मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करते थे, यहाँ पे भी के लिख देते थे, है ना, और मल्टीप्लाई कर देते थे। तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई, मतलब के ए, के बी, के सी, के पी, के क्यू, के आर, के एक्स, के वाई, के जेड, है ना, ये कर देते थे। मतलब मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से उस स्केलर में मल्टीप्लाई होता था, उस स्केलर का मल्टीप्लाई होता था। और अगर कॉमन भी लेते थे, जैसे मान लो कि आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो कॉमन भी लेते थे तो पूरे मैट्रिक्स से कॉमन लेते थे, है ना, मतलब सब में अगर वो कॉमन एलिमेंट है तो सबसे कॉमन आ जाता था। बट डिटर्मिनेंट में थोड़ा डिफरेंट होता है। ये मैट्रिक्स की कहानी थी कि अगर किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, और कॉमन भी लेते हैं तो पूरी मैट्रिक्स से कॉमन लेते हैं। बट डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम, एक टाइम पर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, पूरे डिटर्मिनेंट में उस स्केलर से मल्टीप्लाई नहीं होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे मान लो कि आपको डिटर्मिनेंट दिया है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, और आपको इसमें K का मल्टीप्लाई करना है तो आप लिखोगे कि मल्टीप्लाइड बाय K, और कौन सी रो कॉलम में कर रहे हो तो रो 1 में कर दो, है ना। तो आप क्या करोगे, KA1, KA2, KA3, बाकी सब रो सेम रहेगी। बट मैट्रिक्स में सबके साथ होता था, बट डिटर्मिनेंट में नहीं होता। डिटर्मिनेंट में एक टाइम पर किसी एक रो या एक कॉलम में ही होगा। कॉमन लेना है तो कॉमन मैट्रिक्स में जब सारे एलिमेंट में अगर कोई एलिमेंट कॉमन होता था तो उसको बाहर लेते थे। बट डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो या एक कॉलम से कॉमन आता है। जैसे मान लो कि आपको ये डिटर्मिनेंट दिया है और आपको सोल्व करने के लिए बोला है, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि रो 1 में क्या है, के कॉमन है, तो आप लिख दोगे टेकिंग कॉमन के फ्रॉम रो 1, और फिर इस के को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे यहाँ से। बट मैट्रिक्स में सब में होगा तब कॉमन आएगा। तो यहाँ से बेसिक डिफरेंस आपको मैंने ये बताया कि मैट्रिक्स में अगर किसी एलिमेंट किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। बट डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो या कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। कॉमन लेते हैं तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से कॉमन आता है, और डिटर्मिनेंट से कॉमन लेते हैं तो किसी एक रो या कॉलम से कॉमन आता है। ओके, ये पॉइंट नंबर 4 था। चलो प्रॉपर्टी नंबर 4 से रिलेटेड एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। जैसे आपको ये एग्जाम्पल दिया है और आपको सोल्व करने के लिए बोला है ना, तो अगर जो बच्चा प्रॉपर्टी नहीं जानता वो तो इसको क्या करेगा, एक्सपेंशन करेगा इसका। बट अगर कोई बच्चा प्रॉपर्टी जानता है और अगर इसको ध्यान से देखेगा तो वो ये बोलेगा कि सर 102 को मैं 17 × 6 लिख सकता हूँ, मैं 18 को 6 × 3 लिख सकता हूँ, और मैं 66 को 6 × 6 लिख सकता हूँ। फिर 1 3 4 और 17 3 6। फिर वो बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ से रो 1 से, है ना, टेकिंग कॉमन 6 फ्रॉम R1, है ना, तो यहाँ से 6 कॉमन ले लेगा वो, क्योंकि डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो या एक कॉलम से ही कॉमन आता है। तो यहाँ से वो 6 कॉमन लेगा, तो अंदर क्या बचेगा, 17 3 6, 1 3 4 और 17 3 6।
फिर वो बच्चा बोलेगा कि सर R1 एंड R3 आइडेंटिकल है, क्योंकि उनके सारे एलिमेंट देखो 1736 सर R1 एंड R3 आइडेंटिकल है, इसका मतलब है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, मतलब 6 × 0 मतलब सर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे सोल्व करते हैं। ओके, तो ये एग्जाम्पल था प्रॉपर्टी 4 पे बेस्ड। ओके, नोट करो इसको। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए बेटा, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट। ओके, अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई रो और कॉलम है ना, उसमें सम हो रहा हो किन्हीं भी 2 या उससे ज़्यादा टर्म का, तो हम उन डिटर्मिनेंट को कैसे अलग अलग सम ऑफ 2 टर्म्स कैसे लिख सकते हैं। जैसे इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट में 2 टर्म्स का सम हो रहा है, तो हम इनको अलग अलग कैसे लिख सकते हैं। पहले आप इसके साथ डिटर्मिनेंट लिख लो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, है ना। फिर ये जो सेकेंड जो टर्म ऐड हुई है इसको अलग डिटर्मिनेंट बना लो इसका, कैसे, λ1 λ2 λ3, और फिर इन रिमेनिंग को तो सेम लिख दो, B1 B2 B3 और C1 C2 C3। इसके ऊपर क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 10 आपकी बुक में। अब ये एग्जाम्पल में आप देखो ध्यान से, तो रो 1 और रो 3 में सारे एलिमेंट सिंगल है, बट रो 2 में सारे एलिमेंट में 2 टर्म्स है। तो आप क्या करोगे, इनको 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट में लिखोगे, कैसे, A B C। अब फर्स्ट इनको लिख लो, फिर A B C X Y Z प्लस यहाँ पे तो फिर ABC ही आएगा। अच्छा, यहाँ पे ABC हो चुका है, अब सेकेंड टर्म का नंबर आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2X 2Y 2Z और फिर यहाँ आएगा XYZ। अच्छा, आपको यहाँ पता है ना कि इसमें R1 एंड R2 आइडेंटिकल है, तो इसका आंसर तो क्या आ जाएगा, किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम होते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, 0, तो इसका तो 0 आ जाएगा। प्लस यहाँ से टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम रो 2, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, ABC XYZ और XYZ। फिर यहाँ लिखोगे कि R2 एंड R3 आइडेंटिकल, तो 0 प्लस आइडेंटिकल है ये 2, तो R2 और R3 आइडेंटिकल, तो अगर किसी डिटर्मिनेंट की 2 रोज सेम है तो उसका आंसर, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो 0 + 0 मतलब 0, तो LHS = RHS। तो ऐसे इस प्रॉपर्टी का आपको यूज़ करना है। ओके, नोट करो इसको। लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6 बेटा, इसमें ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, जैसे हमने मैट्रिक्स में 3.4 में सीखा था। मैट्रिक्स में मैंने आपको ये बताया था कि बेटा अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो आपको पूरे क्वेश्चन में रो ऑपरेशन ही लगाना है, अगर आप एलिमेंट्री कॉलम लगा रहे हो तो आपको कॉलम ऑपरेशन ही लगाना है। बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है, आप किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पे आपको लगे आप रो ऑपरेशन भी लगा सकते हो और कॉलम भी लगा सकते हो, बट ऐसे नहीं करोगे कि R1 के लिए R1 + C3, रो और कॉलम को मिक्स नहीं करोगे। अगर रो लगा रहे हो तो फिर इसमें रो में ही करो, है ना, R1 + R3। कॉलम कर रहे हो तो फिर कॉलम में ही करो, रो और कॉलम को मिक्स मत करो। बट ऐसे कर सकते हो कि एक स्टेप में आपने R1 + R3 किया, फिर सोल्व किया, फिर सेकेंड स्टेप में C1 के लिए C1 + C3 किया। मैट्रिक्स में ऐसे नहीं कर सकते, बट डिटरमिनेंट में ऐसे कर सकते हैं कि आप एक स्टेप में रो लगा सकते हो, एक स्टेप में कॉलम लगा सकते हो, ये कर सकते हो आप। ओके, तो यही कुछ ऑपरेशन है कि अगर आप RI के लिए RI + KRJ और CI के लिए CI + KCJ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे R1 के लिए R1 + KR3 किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 + KC1 A1 + KC1, फिर A2 + KC2 और A3 + KC3, B1 B2 B3 C1 C2 C3। एक बात मेरी एडवाइस है कि आप हम ध्यान रहे कि आप एक स्टेप में एक से ज़्यादा ऑपरेशन नहीं लगाएं। मतलब आप ऐसे ना करें कि R1 के लिए +3 R3 कर दिया और साथ साथ आपने R2 के लिए भी ऑपरेशन लगा दिया, तो बेटा उसमें आपके मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, कैलकुलेशन और सब। तो आप ऐसा करें कि एक स्टेप में एक ही ऑपरेशन लगाए, ये आप ध्यान रखें, है ना। उसमें अगर एक स्टेप में 2 ऑपरेशन लगा के सोल्व करोगे तो आपका ज़्यादा चांस है कि आप गलत कर लो। ओके, तो एक स्टेप में एक ही ऑपरेशन लगाए। ओके, तो ये टोटल प्रॉपर्टी पड़ी। अब देखो आप इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम कैसे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल नंबर
एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए आपकी बुक का, एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 12 आपकी बुक का दिया है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, ये बात ध्यान दे, वो बोल रहा है कि आपको सोल्व नहीं करना है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव करो, प्रूव दैट कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई और 1 1 1। वो आपसे ये कह रहा है बेटा कि इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना है। ऐसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए, वो बोल रहा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव करो कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आए। मतलब आपको सोल्व नहीं करना है ना, मतलब ऐसे नहीं करना है कि x a11 है तो +1 फिर x प्लस वाई के लिए फिर इसको छुपाया सोल्व किया, वो नहीं करना, मना कर दिया, एक्सपेंड नहीं करना है। तो फिर क्या करना, प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं यहाँ पे कि देखो हम 0 बनाना है तो हम ये कर सकते हैं कि किन्हीं भी 2 रोज और 2 कॉलम को इक्वल कर सकते हैं। तो हम यहाँ ये कर सकते हैं कि अगर मैं R1 के लिए R1 प्लस R2 कर दूँ, है ना, रो1 में रो1 प्लस रो2 को ऐड कर दूँ, रो1 के लिए रो1 और रो2 को ऐड कर दूँ, तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। यहाँ पे z x y और यहाँ पे 1 1 1। फिर यहाँ लिखूँगा टेकिंग कॉमन, है ना, टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1। तो यहाँ से जैसे ही मैं x प्लस वाई प्लस डिटर्मिनेंट में से किसी एक रो या एक कॉलम से कॉमन आता है तो इसमें से ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1 1 1 z x y 1 1 1। फिर मैं जानता हूँ कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई 2 रो आइडेंटिकल है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ से क्या लिखोगे कि डेल्टा इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, और आपको यही प्रूव करना था। ओके, तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ का आपको यूज़ करना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 13, उसको देखो। एग्जाम्पल नंबर 13 में वो आपको बोल रहा है, एग्जाम्पल 13 में आपको बोला है कि आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब उसने इस बार नहीं बोला है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब आप इस बार इसका एक्सपेंड कर सकते हो। ओके, मतलब आप एक्सपेंड करके भी इसको सोल्व कर सकते हो, बट बेटा वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो मैंने बोला था कि अगर डिटर्मिनेंट में 0 नहीं होता है तो हम प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी 0 बना सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट में 0 नहीं होता है तो हम डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी उस डिटर्मिनेंट में 0 बना सकते हो। तो आप बोलोगे कि सर अगर मैं R1 में से R2 को माइनस करूँ तो यहाँ 0 आ जाएगा, और अगर R2 के लिए R2 माइनस R3 करूँ तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो R1 के लिए R1 माइनस R2 किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 1, है ना, यहाँ आ गया a माइनस बी, और यहाँ पे बी सी माइनस सी ए आया तो यहाँ से c कॉमन आया तो यहाँ b माइनस ए आ गया, तो यहाँ पे आ गया b माइनस ए। ओके, फिर 1 b c a और 1 c a b। फिर सेकेंड स्टेप में आप कहोगे, अच्छा यहाँ पे 1 माइनस 1 0 आएगा बेटा। फिर सेकेंड स्टेप में कहोगे कि सर इसको भी 0 बना सकते हैं, R2 के लिए R2 माइनस R3 कर दो, तो डेल्टा कितना आ जाएगा, 0 a माइनस बी और c b माइनस ए। यहाँ पे 1 माइनस 1 ये 0, फिर ये b माइनस सी, यहाँ पे c a माइनस ए बी आएगा, a कॉमन आएगा तो c माइनस बी बचेगा, तो यहाँ पे a और c माइनस बी, यहाँ पे 1 c और a b। ओके, अब आप देखो इधर, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे यहाँ पे, ओके, कि यहाँ पे हम ये कर सकते हैं बेटा कि यहाँ से माइनस कॉमन लेके इसको a माइनस बी लिख सकता हूँ मैं, है ना, आप अगली स्टेप में करना वो, और यहाँ से भी माइनस कॉमन लेके इसको मैं b माइनस सी कर सकता हूँ, है ना। अब मैं क्या लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा कि टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम R1 एंड b माइनस सी फ्रॉम R2। देखो, है ना, कि देखो a माइनस बी यहाँ तो नहीं है ना, तो अगर मैं यहाँ a माइनस बी का मल्टीप्लाई भी करता हूँ, अगर देखो a माइनस बी कॉमन लेते हैं, है ना, एक अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे डिवाइड, कॉमन लेने का क्या मतलब होता है कि उसमें a माइनस बी का डिवाइड करना, तो यहाँ पे तो 1 बचेगा ना, तो यहाँ पे भी डिवाइड होगा तो 0 डिवाइड बाई a माइनस बी 0 आएगा, तो हम कॉमन ले सकते हैं, अगर 0 है तो कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस बी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 0 1 और माइनस सी, यहाँ से b माइनस सी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 0 1 माइनस ए और 1 c a b। अब देखो आप कितना आसान हो गया आपके लिए इसको एक्सपेंड करना, है ना, बस आप c1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दो। तो
एलोंग C1 है ना, C1 करेंगे तो डेल्टा कितना आ जाएगा A माइनस बी, B माइनस सी। ये पोजीशन क्या होती है A31, तो +1 आएगा है ना, और फिर 1 आ जाएगा और ये छुप जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा माइनस ए और माइनस माइनस प्लस का C। तो आपका आंसर आ जाएगा A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस ए। बट अगर आप, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, बट अगर बेटा आप इसको प्रॉपर्टी के बिना सोल्व करोगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा और कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। तो ऐसे हमें प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी होती है। ओके, ये कुछ मैंने एग्जांपल किए हैं, बाकी एग्जांपल आप करना और अब आप एक्सरसाइज भी इसकी 4.2 सोल्व कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहे। ओके, बाय।